नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम स्पेशल स्टॉक की बिल्कुल ही चर्चा नहीं करेंगे। इस कंपनी पे मुझे जहाँ तक याद है मैंने जून जुलाई के अंदर मैंने स्टडी किया था। उस टाइम पे इसकी जो पोटेंशियल्स था आज के टाइम में यहाँ पे मार्केट की डिमांड कुछ और कहती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे दोबारा रिवीजन पार्ट को लेकर के जो प्राइमो केमिकल का कैसा रिकॉर्ड रहा, आने वाले समय में क्या इनकी ग्रोथ बनती है बिजनेस को लेकर कि या मार्केट की जो स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट की वो क्या आंकड़ा देती है, क्या फंडामेंटल बेसिस पे चलती है या कुछ और एक्शन से वहां पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं बीएसए लिस्टेड स्टॉक को, जिसका नाम है प्राइमो केमिकल। नाम से पता चलता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है और कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट 2% चलती है, कई बार गिरती है। उसमें ध्यान देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही उस वैल्यू को कट कर देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत कुछ है ही नहीं। जानने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल में जो बुक वैल्यू कहता है वो 15 रुपये 80 पैसा कहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर जिसको क्वालिटी कहते हैं वो जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए वहां पे अभी भी यहाँ पे 29 पैसे की नुकसान बुक कर पर शेयर की बात करूं तो कंपनी की नंबर ऑफ शेयर को हमेशा डिस्कस करते हैं और अपनी पॉइंट्स में हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो देखा गया 24 करोड़ 20 लाख की शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट की कैप आज के टाइम में कहती है 924 करोड़ का। जो कंपनी में प्रमोटर हैंड का कंट्रोल का सवाल आती है तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, 30% 31% के आसपास की आंकड़ा बताती है, जहां पे आरओ या आरओसी की आंकड़ा तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही इसको डाल रही है। तो क्या इससे ये हमें कंक्लूजन नहीं मिलता कि क्या इसके समरी डेटाबेस से क्या इनका पोटेंशियल ग्रो करने वाली है या क्या इनकी जो फाइनेंशियल है वो उसको डिक्लाइन की तरफ ले जा रही है, ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता। ये एक समरी डेटा है एज अ फॉर्मूला बेस, लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में जो क्रिएट करके निकल के आती है वही एक सामने दिख जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डीपली के लिए डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। जहां पे डेट इक्विटी के बारे में कहती है 0.45 का और करंट रेशियो की नंबर भी कहती है 0.56 की। इसके अलावा यदि आप इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ पे क्राउड काफी ज्यादा है। हम क्यों कहते हैं क्राउड ज्यादा है? जहाँ पे बेसमेंट की दुकानें होती है, आप ऊपर की मार्केट से जितने भी पिक्चर कैप्चर करने चाहे, ज्यादा बेसमेंट में कितना क्राउड है उसका शायद अंदाजा आपको नहीं पता चलता। यही लेखा जोखा यहाँ भी देखा जा, जबकि इनका हम परसेंटेज बाय देखेंगे जो कंपनी का खुद का रिस्क कितने परसेंट पे टिका हुआ है। क्योंकि देखिए कंपनी है तो कंपनी का अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी या तो प्रोडक्ट बना के बेच रही है या अपनी सर्विस से पैसे अर्न करती है। आखिर अर्निंग सोर्स से जो मार्केट में उनकी सिचुएशंस बनी है बिजनेस को लेकर के, उनका आंकड़ा क्या कहती है, रिस्क एनालाइज क्या कहती है, नेट इनकम मार्जिन क्या कहती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है। तो केवल और केवल हम लोग सेल्स बेसिस पे, प्रॉफिट बेसिस पे या समरी डेटा बेसिस पे कंक्लूजन की मोड में नहीं जा सकते। जहां पे हायर टू हायर 55 रुपए तक की स्टॉक की प्राइस में मूव किया था और लोअर टू लोअर 33 तक की बॉटम पे आके लुढ़की थी। तो चलिए जो 1975 में कंपनी बनी थी उस कंपनी को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करेंगे हम लोग? रिस्क एनालिसिस, जिसमें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल से रिजल्ट का क्या निकल के आता है आउटपुट, और इस आउटपुट से जो स्टॉक मार्केट सेपरेट मार्केट है उसमें क्या डिमांड बढ़ रही है इनकी स्टॉक को लेकर के या कुछ और पैनिक करने की कोशिश है। यहाँ पे यदि चार्ट लेवल को देखा जाए तो पिछले में 6 महीने की चार्ट लेवल को देखूं तो यहाँ पे न्यूट्रल रहा, जबकि पिछले 6 महीने की बात निकल के आती है कि यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बने हैं। और इस तरह के चार्ट में क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड में पैसे बनते भी हैं और पैसे साथ में बिगड़ते भी हैं। आखिर क्यों होता है? लोग कहते हैं अच्छा पैसे तो बिगड़ गया, तो भाई किसी ने कोई ना कोई तो पैसा बना भी रहा है ना, कोई ना कोई पैसा बना भी रहा है। इस सिचुएशंस में मैं आपको कोई बनाने की ना गाइड करता हूँ कि पैसे कैसे बनाते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। हम ये केवल चार्ट लेवल के हिसाब से ये आपको बता दिए जो यहाँ पे क्या कहती है, जो यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी, अच्छी खासी बिकवाली के साथ साथ ऑन एवरेज वहीं के आसपास आके टिक गई है। तो इनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहती है, जहाँ एक साल में अभी भी स्टॉक की डिमांड में कमी देखने को मिला है। यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहती है कुछ अलग।
यदि आप चार्ट लेवल से इनकी सिचुएशन को देखें तो इनका खास चार्ट क्या कहता है, इनका चार्ट तो इस अकॉर्डिंग लगातार हायर टू हायर पे मूव करती नजर आती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि करीब 44% के आसपास रिवेन्यू सोर्स में इंक्रीज और बाकी सारे में चीज में इंक्रीज होती नजर आती है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये चली क्यों नहीं, कई बार सवाल आते हैं ना। तो अच्छा, इसके अकॉर्डिंग तो चार्ट जैसे यहाँ पे हमने चार्ट देखा पिछले 4-5 साल, लास्ट कुछ क्वार्टर का, एक साल की डेटाबेस, तो एक साल में इनमें तो कुछ चली नहीं, एक साल में तो यहाँ से लेकर के धराम होती नजर आई स्टॉक की प्राइस। तो फिर कुछ आंकड़ा तो और कहती होगी ना। लास्ट 5 सालों में भी एक लंबी जो उछाल क्रिएट किया था, डिमांड में आई थी, उसके बाद लगातार प्रेशर क्या चल रहा है, बिकवाली का चल रहा है। सोचने वाली बात है, लोग कहते हैं कि अच्छा यहाँ तो हम केवल बेच रहे हैं, कोई खरीदने वाला तो बैठा है ना, उनको क्या चाहिए, सस्ते रेटों में चाहिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं नंबर गेम को और उसमें क्या अंदाजा निकल के आती है। यहाँ पे देखा गया कि कंपनी के पास जो टर्नओवर हुआ करता था क्वार्टरली बेस पे, वो जून 23 तक बेटर हुआ करता, फिर मार्केट में इसकी गिरावट दर्ज करती है और फिर सितंबर में आकर के बेटर रिजल्ट किया क्रिएट करती नजर आती है। इसको वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो कहती है 44-45% की इंक्रीज करती है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो नियरली करीब 10% के आसपास इंक्रीज की बात कहती है। प्रॉफिटिलिटीज जो है लगातार, जो कंपनी नुकसान बुक कर रही थी, कब से, जून 23 से, उस नुकसान के पीछे वजह क्या था, नुकसान के पीछे वजह देखने को मिल रही है जो कंपनी के पास ऑपरेटिंग से ही थोड़ा बहुत नुकसान दर्ज कर, जबकि इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम, इंटरेस्ट पर टन और डिप्रिसिएशन की पार्ट से ज्यादातर इनमें कमी देखने को मिला। ओवरऑल 13 करोड़ तक की क्वार्टरली प्रॉफिट क्रिएट करती। यदि आप इनकी पहलू की तरफ देखें तो इसको ये कह सकते हैं जो कंपनी ने पिछले पीरियड से काफी बेटर रिजल्ट क्रिएट किया। वही यदि एनुअली रिजल्ट की बात करें तो समझ में आती है कि 450 करोड़ की टर्नओवर कम नहीं होता, लेकिन 23 के आंकड़ा से कम है, इससे पहले के आंकड़ा से बेटर है। तो इसको लगता है कि यहाँ पे इस पीरियड में 25-26 के दौरान शायद यहाँ पे बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सकते, और इसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था, क्योंकि पिछले पीरियड में इनमें नुकसान बुक किया था, तो नुकसान जब बुक किया तो यहाँ पे सेंटिमेंट क्या दिखाएंगी, क्योंकि 12 महीने का डेटाबेस तो यही दिखाती है ना। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर आज भी 12 महीने की डेटाबेस में 29 पैसे की नुकसान बुक कर रही है, लेकिन यदि आप क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो ये कहती है कि यहाँ पे बेटर टू बेटर की बात कह रही है। अर्निंग पर शेयर में 55 पैसे तक की पॉजिटिव इंट्रैक्शन की बात कहती है। इसके अलावा यदि रिस्क एनालाइज को जाने तो और से पहले एक पार्ट को और जाने, वो क्या है, मैंने इनको लेकर के एक परसेंटेज कैलकुलेट किया, जाकर ये जो प्रॉफिट लॉस बुक कर रही है उसका आंकड़ा क्या कहती है। ओवरऑल हमारे समझ में आ पाई कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में कंपनी ने करीब करीब 1% के नुकसान बुक कर रही है। ठीक है, रिस्क की तरफ जरा मूव करेंगे तो हमें रिस्क एनालाइज को समझाएंगे, और रिस्क एनालाइज में ये दिखता है जो कंपनी के पास रिस्क बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, नंबर ऑफ डे को लेकर के इसको रिस्क नहीं कहते हैं, लेकिन जब आप इनके इन पहलू को जब देखेंगे, जो पहलू कहती है डेट टू इक्विटी 0.45 और करंट रेशियो के नंबर, इसको लेकर क्या करना है, हमें डिटेल में चलना है। डिटेल में हमने जैसे गया तो इनके पास 171 करोड़ की क्या थी, कर्ज लगी हुई थी। इनका यूटिलाइजेशन उन्होंने कहाँ करके रखा है, शायद उन्होंने प्रोडक्टिविटीज में यूज करके रखा, और ये डेटा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बेसिस पे हमने एक परत को समझने की कोशिश किया एक कंक्लूजन के मोड में, तो हमारी समझ में आ पाई जो कंपनी के पास जो नेट इनकम मार्जिन थी वो तो 1% से ज्यादा की नुकसान बुक कर रही है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में। लेकिन यदि आप प्रॉफिट के आंकड़ा, सेल्स के आंकड़ा से डेटर्स को पॉइंट आउट करें, रिस्क दर्ज करती है 9%, और इसमें यदि प्रॉफिटेबिलिटी नुकसान में थी और डेटर्स का पार्ट थोड़ा सा 6.9% के आसपास बढ़ी थी, इसके बेसिस पे जो परसेंटेज निकलती है वो 500 करीब 600% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। तो ये क्या दिखाती है, ये एक समरी डेटा दर्ज करती है कि कंपनी अपनी बिजनेस कितनी परसेंट रिस्क के साथ कामकाज कर रही है और कितनी प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पैसे को रिस्क लेकर के मार्केट में लगा के रखी है। और इतनी बड़ी साम्राज्य भी चलती नजर आती है, कंपनी हो या बड़ी हो, साम्राज्य तो सबके लिए हो चलती है। यदि इनको भी हम कुछ और पहलू की तरफ मूव करके देखें
जहाँ निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है, निवेशकों के इंटरेस्ट का क्या मायने बनती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीटली लर्निंग्स पॉइंट के व्यू से बनाते हैं, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसको क्या कहती है। यहाँ पे देखा गया कि जो निवेशकों का इंटरेस्ट है इस कंपनी में, वो इसमें डीआई की भूमिका रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से रही। एफआई भी डीआई में कई बार अप डाउन करती रहती है, और ये हमेशा, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये टाइम फ्रेम की डेटाबेस है। 30 सितंबर को जो जिसके पास होल्डिंग रह गई वही डेटा डेट दर्ज कर दी। उसके बाद यदि किसी ने वोटिंग राइट क्लेम किया तो ठीक है, किसी ने क्लेम नहीं किया तो मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम में चल रही है, और कोई बल्क डील तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए भी कंडीशंस हैं। बल्क डील से नीचे कोई कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। वो हमारे डेटा में शामिल नहीं होता है ये। इसके अलावा देखा तो कुछ बल्क डील भी शामिल हुआ था इस कंपनी में, जो कि जुलाई के महीने की बात थी। उसके बाद ऐसा कोई डेटा देखने को नजर नहीं आई। जहां तक इसमें 52,000 के आसपास के निवेशक थे, जो कि न्यू प्लेयर भी इसमें आप इंक्रीज करते हुए नजर आए थे कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड से। तो हमने क्या क्या पॉइंट को हाईलाइट किया, और पीएस के अकॉर्डिंग देखें तो पीएस में कहते हैं कि एजीपीआई जी रल्स हैं, गुजरात अल्काइज जैसे कंपनी है, आंध्रा सुगर जैसे कंपनी भी शामिल है, जो कि क्या करती है, केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और इसको यदि हम बीएससी डेटाबेस के माने तो कमोडिटी केमिकल्स की बात कहती है, स्मॉल कैप की कंपनियां रही है, और इसमें वॉल्यूम भी अच्छी तगड़ी आती रहती है। जहाँ तक लुभाने की बात है, वो बिल्कुल नहीं दिखती है मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन जब आप इसके बेसिस पे जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें में आपको कमी देखने को मिला। यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ करती है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन कर देती है। नेट इनकम मार्जिन में नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर कहती है। ऐसी बेसिस पे हमने देखा था कि ओवरऑल कंपनी के पास जो किसको लेकर के, ये किसके लेकर था, स्टैंड लॉन डेटा फ्रॉम द, इसके बेसिस पे, क्यू और क्यू बेसिस पे, सेम पीरियड का डेटा की बात कर रहा हूँ। और यहाँ की डेटा की बात कहती है, जहाँ इसलिए हमने कहना है कई बार हम अलग अलग एंगल से सर्च करते हैं। यहाँ कहती है निगेटिव है, और यहाँ पे दर्ज करती है कि ये पीरियड ऑन पीरियड जो कि क्वार्टरली रिजल्ट आती है उसमें बेटर रिजल्ट क्रिएट किया है। तो ये यदि बेटर रिजल्ट क्रिएट करने के मूड में बना है, और इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तो आगे चल करके बेटर रिजल्ट क्रिएट करने के कामयाब हो सकता है। और यहाँ पे देखा गया कि 13 करोड़ क्रिएट करते, जिसमें कि 6 करोड़ जो अदर सोर्स ऑफ इनकम था, वो इनके 6 करोड़ इंटरेस्ट बर्डन को एडजस्ट करके खत्म कर देती। यदि इनकी हम एनालिसिस पार्ट को भी जरा जानने की कोशिश करें तो हमारी समझ में आई कि कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है तब से कुछ सालों में तो बेटर रिजल्ट क्रिएट किया था, डिमांड में आई थी, लेकिन बाद में डिमांड इनका लगातार घटती नजर आई। घटने के पीछे कोई फंडामेंटल इशू तो देखने को नजर नहीं आई। कुछ पॉइंट को, यदि पॉइंट को देखा जाए, अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी बेटर रहा है, उसको लेकिन नजरअंदाज इसलिए किया जा सकता है तो कंपनी के पास जो अदर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है उसके आसपास यदि इनके पास इंटरेस्ट की बर्डन सताती है तो उनको एवरेज किया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और ओवरऑल हमने यदि कंपेयरिंग डेटा को देखेंगे इस डेटाबेस पे, तो ये कहती है भाई गिरावट में है, सेल्स गिरावट में थी, प्रॉफिट गिरावट में थी, और स्टॉक प्राइस में एक गिरावट दर्ज करती है। लेकिन कुछ बातों को माने तो वो कहती है कि बेटर इन्होंने रिजल्ट क्रिएट किया। तो आप ये समझने वाली बात है जो कौन से एंगल से किस बेसिस पे इसमें रिस्क लिया जाता है, रिस्क रिस्क फैक्टर दिखती है, जहाँ पे वॉल्यूम लगातार आती रही है मार्केट में। और एक सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं, हमेशा कहते हैं, और गोल्डन रूल क्या कहता है जानने की कोशिश। वो यहाँ पे मैं पिछले 5 साल को डेटाबेस को मान के चला हूँ, तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे लगा एक बड़ी डिमांड आई थी मार्केट में। डिमांड के बावजूद क्या हुआ, मार्केट में डिमांड टूट गई। डिमांड कैसे आई, यहाँ पे इसको कहते हैं पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना। जो न्यू प्लेयर आ रहे हैं वो ऊपर हाई प्राइस पे ले रहे हैं, जिसको डिमांड बढ़ रही प्राइस में। जो पुराने प्लेयर हैं वो एग्जिस्टिंग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर मार्केट में आती है प्रॉफिट बुकिंग की सिलसिला, और उसमें सब के सब प्रॉफिट बुकिंग चाहे एसएल के साथ निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेंडिंग वेव लगातार
डिप टू डिप के लिए मूव करता है। सोचने वाली बात है, यहाँ भी कोई खरीद रहा है, बशर्ते यहाँ पे डिमांड को क्या किया गया, बढ़ाई गई थी, और यहाँ पे कोई खरीदने के लिए आया नहीं, तो मार्केट 5%, 10%, 1%, 2% लगातार बिकवाली के प्रेशर से झेलती गई, क्योंकि जिनको लेना है वो कम रेट में इनको लेने के लिए रेडी हो। गोल्डन रूल कहता है, जब भी आप देखें मार्केट में, तो सबसे पहले खुद की अवेयर्स देखें, मार्केट के स्ट्रेटजी को समझें, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। सिंगल गोल्डन रूल कहता है, यदि आप एक लंबे पीरियड के लिए सकते हैं ना, मानते कुछ आपने एफडी में पैसा लगाया 1 साल 2 साल, आप लगातार डेली देखते हैं क्या पर सेकंड जो क्या हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है, पता नहीं, आप देखते होंगे, हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी टेंटेटिव होता है जो 5% रिस्क लेकर भी रात भर सो नहीं पाते, उसको कहते हैं। और यहाँ पे दो चीज फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है, फ्यूचर समझना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हमेशा एसएल का यूज, जिसमें क्या अपने जो रिस्क है उसको कम करने की आदत, और प्रॉफिट जब दिखती है तो पार्सली बुकिंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसमें परसेंटेज और रिस्क भी आपका खुद का होता है, डिसीजन भी खुद का होता है, कोई और डिसीजन, क्योंकि सोचने वाली बात है, जब मार्केट में यहाँ भी कोई पैसा बना रहा था तो किसी न किसी का पैसा लगा हुआ था, और कोई बाद में आज यहाँ से यदि आप यहाँ के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास में डिप चली गई है, तो डिस्काउंट कह सकते हैं। क्या आने वाले समय में प्राइस क्रॉस ओवर कर पाएगी या नहीं, ये तो सवाल बन जाता है। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बिल्कुल ही बात नहीं की जाती है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं, पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट को लेकर के। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।